तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमए। आपका जो भी बच्चे हिंदी से एमए कर रहे हैं तो पहला सेमेस्टर है आपका, और अब आपका फोर्थ पेपर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा पेपर आपके हो चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका, और चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा, यानी कि हिंदी में भी जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी के अंदर भी, वो है आपका जनसंचार और हिंदी पत्रिकाएँ। ठीक है, तो इसमें आपकी टोटल 5 इकाइयाँ हैं जो कि हम डेली आपको कराएंगे। ठीक है, डेली आपको कराते चलेंगे। तो इकाई 1 हम आज कराएंगे, दूसरे फिर आपकी इकाई 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही कराते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, जनसंचार से क्या तात्पर्य है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। तो वाटरगेट कांड से जासूसी या खोजी पत्रकारिता कसवी गणेश हुआ। विशिष्ट प्रकार टॉम विकर ने कहा कि संपादक और संवाददाता इस होड़ में हैं कि नए ढंग की नाव पर सवार होकर अब तक समर्पित पुरानी संकुचित पत्रकारिता से दूर भाग जाए। उत्तेजनात्मक तथ्य प्रकट होकर शीघ्र सामने लाने लगे। विवेचनापूर्ण पत्रकारिता के साथ संवाद उद्घाटित करने का एक नया व्यवसायी आवरण जुड़ गया। वाटगेट कांड के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को पदच्युत होना पड़ा। इस कांड को उद्घाटित करने वाले वुडवर्थ और बर्नस्टीन पर खोजी पत्रकारिता का आदर्श बन गई। वहीं वियतनाम वाटगेट पेंटागन पेपर्स के जरिए जासूसी पत्रकारिता का कार्य धीरे धीरे विकास करने लगा। भारत में भी यह नया प्रचलन जांच पड़ताल देने वाली पत्रिकाओं द्वारा लोकप्रिय बना दिया गया। इसकी सफलता या असफलता जनसाधारण की रुचि पर निर्भर है। जो पत्र इस रुचि को पहचानता है उसके अनुसार सामग्री उपलब्ध कराता है, वह समृद्धि पाता है। अन्य के लिए अस्तित्व बचाए रखना भी कठिन होता है। समाचार पत्र का प्रथम पृष्ठ पहले सिर्फ यह बताता था कि कल क्या हुआ था, अब वो है उससे आगे बढ़ गया है। उसमें सिर्फ समाचार ही नहीं रहता, व्याख्या और पृष्ठभूमि भी रहती है। और इस तरह ऑडियो, रेडियो तथा टेलीविज़न जो संचार दे चुके हैं उसकी परिपूर्ति समाचार पत्र से होती है। खोजी संवाददाता आज लोकप्रिय हो रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों की छानबीन करते हैं। वुडवर्थ तथा बर्नस्टीन अपनी वाटरगेट संबंधित कहानियों के पीछे पड़े थे, जिससे वे छोटी छोटी बातों की छानबीन कर तथ्यों की पुष्टि कर सके। कई बार अनावश्यक तथ्यों का संकलन भी मतलब की बात सामने ले आते हैं। एक अनुभवी संवाददाता ने कहा कि जो जांच पड़ताल संवाददाता बनना चाहते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि पूछताछ घर से शुरू होती है। पत्रकारिता को ऐसे संवाददाताओं की आवश्यकता है जिसमें जिज्ञासा हो, जिनका मिजाज शक्की हो तथा जिनमें सहन शक्ति और कर्मठता हो, जिससे कि वे एक तथ्य के बाद दूसरा तथ्य, बड़ा तथ्य उस समय तक जोड़ें जब तक कि उसका कोई बड़ा तथ्य सामने न आ जाए। यह एक सामान्य धारणा है कि मंत्रीगण आमतौर पर बहुत सारे समाचारों का स्रोत होते हैं। साधारणतः हमारा यह अनुभव है कि जब कोई पर्यावरण सम्मेलन या विद्युत बचत पर संगोष्ठी होती है तो संचार माध्यम केवल मंत्रीगणों के व्याख्यानों को ही महत्व देता है। यद्यपि व्याख्यान बढ़ा चढ़ाकर दिए जाते हैं और उनमें से महत्वपूर्ण हिस्से जो कि संबंधित विशेषज्ञों के विचार होने चाहिए छोड़ दिए जाते हैं। किसी मंत्री के पीछे इस उद्देश्य से लगे रहना कि कहीं कोई समाचार निकल आए। जांच पड़ताल संवाददाता का कार्य नहीं है। अति विशिष्ट व्यक्तियों से तालमेल रखने के बजाय अन्य अनेक ऐसे साधन हैं जिनसे जनता का हित किया जा सकता है। संवाददाता की रुचि ऐसी होनी चाहिए कि वह गलत कार्य करने वाले को ढूंढ सकें और दृढ़तापूर्वक खोज करके गलत कार्य करने वाले को ढूंढा जा सके। कई बार ऐसे संवाददाता को जो गलत कार्य करने वालों को खोज में हो, लाभ रहित रास्तों पर भटकना पड़ता है और घोर परिश्रम के बाद भी संवादपूर्ण तथ्य हाथ नहीं आते। किंतु इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि खोजी संवाददाता को सहनशील व धैर्यवान होना चाहिए, जिससे वे कुछ संवाद खींच सके। इस जांच पड़ताल में पत्रकारिता का एक पक्ष और भी है। अपनी पुस्तक ऑन प्रेस में टॉम विकर ने कहा कि संवाददाताओं तथा उसकी टीम को नियुक्त किया जाता है, उनको छानबीन करने वालों को लेबल दिया जाता है और उनके द्वारा एकत्रित संवाद को विशेष शीर्षकों के अंतर्गत छापा जाता है। संपादकों और प्रकाशकों की यह सनक जांच पड़ताल संवाद के प्रति आमतौर पर जनता के लगाव का शोषण है। वहीं खोजी या जांच पड़ताल संवाददाता जासूस की तरह किसी व्यक्ति का पीछा नहीं करता, बल्कि उसकी खोज ऐसे
कार्यालयीन लेखों के पास ले जाती है, जहां ऐसे तथ्य प्रकट हो जाते हैं कि किस व्यक्ति से साक्षात्कार के लेकर वह जनता के हित की संवाद कथा प्राप्त कर सकता है। बिहार में पुलिस द्वारा कैदियों को अंधा करने, जेल में कैदियों की दयनीय स्थिति, समाज में बंधुआ मजदूरों की स्थिति, डकैत फूलन देवी के आत्मसमर्पण की कथा, इसरो कांड, शक्कर घोटाला, शेयर घोटाला आजाद भारत में जांच पड़ताल के कुछ बड़े उदाहरण हैं। फिलाडेल्फिया एनक्वायर के संपादक जीन रॉबर्ट का कहना है कि समाचार पत्र गलती वहां करते हैं जहां वह जांच पड़ताल संवाद एकत्रित करने को अपराधियों का भांडाफोड़ की संज्ञा दे देते हैं। इस तरह करने से जांच पड़ताल पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य दूर हो जाती है। हमें जांच पड़ताल संवाद प्राप्ति की ओर कम ध्यान और विस्तृत व्याख्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें विश्लेषणपूर्ण भाषा में वर्णन की शैली को अपनाना चाहिए। वाटर गेट का भांडाफोड़ होने पर राष्ट्रपति निक्सन बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आपने 27 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में ऐसा घिनौना तोड़ मरोड़ संवाद देते हुए नहीं देखा जैसा कि वाटरगेट प्रकरण के समय दिया। परंतु जनता ने विशेषकर वाटरगेट तथा पेंटागन पेपर्स के उपरांत समाचार पत्रों को स्वतंत्रता के परहैरी शासन पर अंकुश रखने वाले और सत्ता संतुलन के रूप में देखना शुरू कर दिया। संविधान में अंकित प्रावधानों की तरह यह महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्रों द्वारा स्वेच्छा से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए निहित स्वार्थ के वृत्तांतों से आगे बढ़कर तथ्य पाना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। खोजी खबर का उदाहरण दैनिक नव भारत इंदौर में प्रकाशित एक समाचार देखिए। इंदौर से भी नाता रहा है ISI का। इंदौर ये महेश मिश्रा मध्य प्रदेश के नेमी, बॉम्बे और भोपाल में अंडरवर्ल्ड की सक्रियता से प्रमाण तो गाहे बगाहे मिलते ही रहते हैं, लेकिन अब यहाँ ISI की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। प्रतिबंधित संगठन के सिमी के पहले से गढ़ रहे इंदौर के तार अब ISI से भी जुड़े होने के संकेत हैं। गुजरात की गतिविधियां हों या अंडरवर्ल्ड का मामला, इंदौर का नाम कहीं ना कहीं आता ही रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले कटनी में भी जांच की भी 5 ISI जासूसों का पकड़ा जाना प्रदेश में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा करता है। 6 नवंबर 2001 को CBI द्वारा दिल्ली में पकड़ा गया ISI एजेंट आविक अली अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इंदौर की 2 मर्तबा यात्रा कर चुका। आदिब अली पिता खुर्शीद अली तरह अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम व उसकी 2 बीवियों फौजिया और रुबीना के फर्जी पासपोर्ट भोपाल में बने थे। इन्हें बनवाने वाला सिराज भी पुलिस से बचने के लिए इंदौर और उज्जैन में अपने करीबी मित्रों के पास छिपा था। दरअसल सिराज तो यह एक अतीक आगरा में टूरिस्ट गाइड था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विश्लेषणात्मक पत्रिका की व्याख्या कीजिए। तो रेडियो की बढ़ती हुई लोकप्रियता और समाचार पत्रों की सर्कुलेशन से कोई टकराव नहीं, बल्कि समाचारों के रेडियो द्वारा प्रसारित होने के बाद लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इसीलिए समाचार पत्रों के सर्कुलेशन में भी वृद्धि होती है। तथापि रेडियो और समाचार पत्रों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और जिनको वे समाचार समितियों की सर्विस से पूरा करते हैं। रेडियो पर समाचारों के प्रसारण दिन में कई बार होते हैं। इसके विपरीत समाचार पत्र 24 घंटों में एक ही बार पाठकों के पास पहुंचता है। उन्हें रेडियो प्रसारण द्वारा तात्कालिक समाचार तो प्राय पहले ही मालूम होते हैं। पाठक समाचार पत्रों के संवादों का अधिक विस्तार और स्पष्टीकरण देखना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि समाचार समितियां अब समाचारों की पृष्ठभूमि और उनके विस्तृत विवरण इत्यादि ही वितरित किया करें। अभिप्राय है कि वस्तु स्थिति का यथार्थ निरूपण ही पर्याप्त नहीं है, अब यह भी अपेक्षित है कि उसकी यथार्थता की भी जांच की जाए। दूसरे शब्दों में किसी घटना या वक्तव्य की रिपोर्ट प्रकाशित कर देने से ही पत्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होती है। उस समाचार की पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रसंग पर भी प्रकाश डालना अपेक्षित है। जैसे समाचार आया कि पड़ोसी देश ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु युद्ध से मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। प्रत्यक्ष या सीधी तरह हानि रहित मांग से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में भारत से विरोध और चीन जैसी आणविक विश्व शक्ति की महत्वाकांक्षाओं को तिरोहित करना है। कहा जा सकता है कि आजकल समाचार संकलन या संवाददाता की भूमिका की धारणा एकदम बदल गई है। मॉस्को विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संकाय के अध्यक्ष मार्सेन
जास रिस्की का कथन है कि अभी तक यह समझा जाता था कि संवाददाता वही हैं जो अच्छा तगड़ा घुमक्कड़ हो। समाचार इकट्ठे करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ घूमना फिरना पड़ता है, इसीलिए दौड़ धूप करने की शक्ति के बिना पत्रकार एकदम निकम्मा है। लेकिन समय बदल गया है। समाचार तो टेलीफोन या टेलीप्रिंटर की सहायता से इकट्ठे हो सकते हैं। अब तो संवाददाता से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचारों के स्थान पर उनका विश्लेषण और पृष्ठभूमि दे, ताकि जनता समाचारों को ठीक ठाक से समझ ले या उनका मूल्यांकन करे। इसीलिए अब जो पत्रकारिता सिखाई जाती है उसे व्याख्यात्मक पत्रकारिता कहते हैं। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अंग्रेजी के में संवाद भेजने वाली समाचार समितियों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपने संदेशों में भव शिक्षित या सीमित जानकारी रखने वाले पाठकों के लिए समाचारों को यथासंभव सुलभ और सुस्पष्ट बनाकर भेजेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखे पाठकों को कदाचित समाचारों की पृष्ठभूमि जानने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे अक्सर शहरों में रहते हैं जहां दूसरे पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं। वे जानकारी प्राप्त करने के दूसरे स्रोतों का भी लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी छोटे समाचार पत्र को ब्राज़ील के गृह युद्ध की राजनीतिक समस्याओं का या अंतरिक्ष यात्रा तथा मुद्रास्फीति आदि तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों पर कोई समाचार भेजा जाए तो समाचार समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह उस समाचार के पाठकों को इन समाचारों की पृष्ठभूमि की जानकारी दे। इसके लिए कोई लेख आदि अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। समाचार ही ऐसे ढंग से जाएं कि पाठकों के लिए उसे समझना आसान हो जाए। समाचारों का विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, जिसकी ओर यहाँ संकेत किया गया है कि बड़े उत्तरदायित्व का काम है। आज तक यह समझा जाता था कि समाचार समितियाँ केवल तत्कालिक समाचारों की रिपोर्टिंग करें और यह काम समाचार पत्रों के विशेष संवाददाताओं पर छोड़ दें। समाचार समितियाँ यदि विशेष संवाददाताओं की तरह समाचारों की व्याख्या या उनका विश्लेषण कर देती हैं तो उन्हें तलवार की धार पर चलने का अभ्यास और अनुभव होना चाहिए। एक और तटस्थता मांग करती है कि पत्रकार समाचारों की अंतर्निहित सच्चाई से सर्वदा निरपेक्ष हो जाएं और बहुत कुछ देखता हुआ न देखें न सुने। दूसरी ओर पत्रकार पक्षपात के आरोप से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि व्याख्या या विश्लेषण दोनों में इसका मूल्यांकन अपना दृष्टिकोण काम करता है और समीक्षक कह सकते हैं कि वह अपने मूल्यांकन के राग द्वेष या अन्य भावनाओं से ऊपर नहीं उठ सका है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर किसे कहते हैं, रूपक किसे कहते हैं। फीचर लेखन विधा का वर्णन कीजिए या रूपक शैली विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रूपक फीचर पर टिप्पणी लिखिए। तो रूपक लेखन कला है तथा अन्य कलाओं के समान ही इसमें भी निरंतर अभ्यास से निपुणता प्राप्त हो सकती है। रूपक लेखक मानवीय रुचि के समाचार को विशिष्ट प्रकार से प्रस्तुत कर पाठक की आशा व आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। समाचार के समान ही रूपक भी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली समस्त गतिविधियों का संस्पर्श करता है। रूपक लेखन हिंदी पत्रकारिता, रेडियो एवं दूरदर्शन की नवीन विधा है, जिसका विकास स्वाधीनतोपरांत हुआ है। स्वाधीनता और आंदोलन के युग में भारतीय पत्रकार का ध्यान पत्रकारिता की कलात्मक प्रवृत्तियों की अपेक्षा राजनीतिक गतिविधियों की ओर अधिक था। उनमें से यह सामान्य भावना थी कि वे मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए हो रहे आंदोलन रूपी धर्म युद्ध के कलम की सिपाही हैं। इस प्रवृत्ति के कारण उनमें कलात्मक प्रयोग तथा गैर राजनीतिक विषयों के प्रति विशेष अभिरुचि नहीं रही। राष्ट्र की स्वाधीनता के पश्चात मुद्रण तथा संपादन कला में तीव्र गति से हुई प्रगति के कारण अब उनका ध्यान कलात्मक लेखन तथा जीवन के विविध पक्षों को गहराई से समझकर उसे भावाभिव्यक्ति प्रदान करने की ओर गया है। रूपक लेखन पत्रकारिता का कलात्मक तथा प्रभावकारी स्वरूप है। वह निम्न 3 उद्देश्य हैं, जिसमें मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन है। पत्रकारिता के अन्य स्तंभों के सदृश ही रूपक लेखन के संबंध में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। जॉवेट का कथन है कि विषय की मूल वस्तु तक प्रत्यक्ष या तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, किंतु कॉवेट का मत है कि जो तुमने सोचा था उसे लिखने बैठ जाओ और यह मत सोचो कि तुम्हें क्या लिखना है। निसंकोच लिखो, जैसे विचार और शब्द आते हैं। शब्दों के चयन के चक्कर में मत पड़ो। उत्तम शैली के लिए स्वयं चेतना के प्रति सजग रहो। मन में क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो, विषय वस्तु को सदैव सामने रखो तथा अनावश्यक नहीं हो वही कहो जो तुम्हें कहना हो, और
वह भी कम से कम शब्दों में सीधे प्रकार से कहो। उन शब्दों का प्रयोग करो जो विषय को मूर्त रूप प्रदान करें और छोटे आकार में सामने लाएं। इस विषय में प्राय सभी एक मत है कि कुछ विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों को अपव्यय मत करो। अधिक से अधिक विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही लेखक की प्रतिभा का सूचक है। रूपक की शैलीगत विशेषताएं। तो रूपक लेखन में तथ्यों के साथ शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। रूपक लेखक स्टैनली वर्गर की मान्यता है कि समाचार पत्रों के लेखन की सफलता यथार्थ को प्रस्तुत करने में है। इसका परिणाम संतुष्टिकारक, चौंकाने वाला तथा सौंदर्यवर्धक होना चाहिए। व्रत कथा को समझ सकने योग्य, सादगी तथा यथार्थ वस्तु को समझने की शैली होनी चाहिए। पाठकों के विश्वास को अर्जित करने के लिए शैली का सहीपन अत्यावश्यक है। भाषा के यथार्थता दोष से पाठक भ्रमित हो सकता है। समाचार लेखन शैली का अर्थ केवल व्याकरण की शुद्धता तथा उच्चारण तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि सुरुचि पर भी निर्भर करता है। प्राय प्रत्येक रूपक लेखक के सादगीपूर्ण लेखन पर विशेष जोर दिया है। सादगी उत्कृष्ट पर लेखन का एक अनिवार्य तत्व है, जो शब्द वाक्य परिच्छेदन सभी को स्पर्श करता है। पाठक की यह सामान्य रुचि रहती है कि यथार्थ और जानकारी उसकी सम्मुख पढ़ने योग्य आकर्षक शैली में हो। यही कारण है कि रूपक लेखक को जहाँ एक ओर समाचार बोध का ध्यान रखना होता है, वहाँ दूसरी ओर पर्याप्त साहित्य अभिव्यक्ति पर भी दृष्टि रखनी होती है। इसमें दो मत नहीं कि ललित लेखन में शब्दों को विचारों का स्थान ग्रहण करने में भली प्रकार सक्षम होना चाहिए। रूपक की लोकप्रियता। तो भारतीय समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन में रूपक लेखन लोकप्रिय हो रहा है और उसके प्रति पाठक आकर्षित हो रहे हैं। कुछ रूपक लेखक उत्कृष्ट शब्द शिल्पी हैं और उनकी तुलना विश्व के उत्तम रूपक लेखकों से की जा सकती है। व्यक्तित्व संबंधी रूपक, त्यौहार संबंधी रूपक, चित्रात्मक रूपक आदि का अच्छा विकास हुआ है। रूपक लेखक मानवीय अभिरुचि की सामग्री प्राप्त करने के लिए नवीन क्षेत्रों का मनवेषण कर रहे हैं। जब व्यक्तित्व संबंधी रूपकों में के विषय राष्ट्रीय महापुरुष होते हैं तो वे विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं। पहले उन रूपकों का संबंध मुख्यतः राजनीतिज्ञों से होता है तथा धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कला और साहित्य के विख्यात व्यक्तियों पर रूपक लिखे जाते हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसी कवि के जन्मदिन या किसी चित्रकार की स्वर्ण जयंती या किसी महान संगीतकार की जयंती अथवा किसी प्रख्यात वैज्ञानिक की हीरक जयंती के अवसर पर व्यक्तित्व संबंधी रूपक लिखे जाते हैं, जिनमें उनकी उपलब्धियों और राष्ट्रीय जीवन की समृद्धि में उनके योगदान की प्रशंसा की जाती है। त्यौहार संबंधी रूपक भी अत्यधिक पसंद किए जाते हैं। हम प्रतिवर्ष दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, ईद या तथा मुहर्रम के त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर लगभग सभी समाचार पत्र उनके अर्थ, महत्व और उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर रूपक प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक या फीचर सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के विकास में रूपक सिंडिकेट के योगदान पर विचार कीजिए तथा प्रमुख रूपक सिंडिकेट की जानकारी दीजिए। ऐसे अनेक रूपक सिंडिकेट हैं जो समाचार पत्रों या नियतकालिक पत्रिकाओं को रूपकों, फोटोग्राफों, हास्य चित्रों, व्यंग चित्रों आदि की पूर्ति करते हैं। मुंबई की इंडिया प्रेस सर्विस और इंडियन न्यूज एंड फीचर अलायंस तथा फॉरेन न्यूज़ फीचर्स ज्वलंत प्रमाण है कि भारतीय पत्रकारिता में सिंडिकेट का महत्व बढ़ता जा रहा है। किंग्स फीचर सिंडिकेट तथा इंटरनेशनल न्यूज फोटोज कुछ ऐसे विदेशी सिंडिकेट भी हैं जो भारत में कार्य कर रहे हैं। भारतीय रूपक सिंडिकेट का जन्म अभी अभी हुआ है। वे विकासशील संस्थाएं हैं तथा बहुधा एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती हैं। भारतीय समाचार पत्रों में सिंडिकेटों द्वारा दिए गए रूपकों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। उससे भी अधिक स्वदेशी रूपक, विशेषतः हास्य चित्र हमारे समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र आयोग ने इस पहलू पर विचार करते हुए कहा है, यद्यपि सिंडिकेटों द्वारा दी गई सामग्री सामान्यतः हानिकारक सिद्ध नहीं हुई है, तथापि इस बात की संभावना है कि कुछ विदेशी हास्य चित्रावलियां बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव डालें। किसी कहानी को व्यंग चित्रों के क्रम में प्रकाशित करना हमें आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है और वह हमें उपयोगी तकनीक जान पड़ती है, लेकिन हमारा यह विचार है कि जिन कथाओं को धारावाहिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है वे अवांछनीय होती हैं। उनमें से कुछ तो अपराध का गौरव बढ़ाती हैं, वह भी कुछ ऐसी पृष्ठभूमि के साथ जो कि भारत के लिए परकीय होती है तथा नैतिक मूल्यों के प्रति संभ्रम की स्थिति पैदा कर देती है। भारतीय रूपक परिषदें। तो भारतीय समाचार पत्रों में विगत दशकों में रूपकों के प्रचलन में वृद्धि के कारण समाचार
अविशदों के समान रूपक अविशदों की आवश्यकता अनुभव की गई है, उनका गठन किया गया है। इनमें हिंदुस्तान समाचार, इंडिया न्यूज एंड फीचर अलायंस, पब्लिकेशन सिंडिकेट, इंडिया प्रेस एजेंसी और न्यूज फीचर्स ऑफ इंडिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, एसोसिएट प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, नेशनल, इंटरनेशनल और किंग फीचर सिंडिकेट ने भी भारत में अपनी शाखा स्थापित की है, जो अंग्रेजी में फीचर और फोटो फीचर की पूर्ति करते हैं। हिंदुस्तान समाचार यह वस्तुतः एक बहुभाषी समाचार समिति है जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमी, कन्नड़, पंजाबी इत्यादि विभिन्न भाषाओं में समाचार प्रेषित करती है। सन 1948 में स्थापित यह समिति वर्तमान में कार्यकर्ताओं के सहकारी स्वामित्व की संस्था है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के टेलीप्रिंटर संयंत्र का उपयोग सर्वप्रथम इसी संस्था द्वारा किया गया है। सन 1968 से इसने प्रसंग लेख माला के अंतर्गत युवा वार्ता शीर्षक से प्रसंग लेख सेविकाएं भी प्रारंभ की हैं। संपूर्ण देश में इसके 110 समाचार पत्र ग्राहक हैं। वहीं इंडिया न्यूज एंड फीचर अलायंस, इसकी स्थापना 1959 में वरिष्ठ पत्रकार की दुर्गादास के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई। इसका संक्षिप्त नाम इम्फा है। इम्फा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी समाचार और रूपक की पूर्ति करता है। इसके ग्राहकों की संख्या 300 से अधिक है, जिनमें समाचार पत्रों के अतिरिक्त शासकीय और अशासकीय संस्था भी सम्मिलित हैं। इम्फा द्वारा प्रेषित सामग्री में राजनीतिक समीक्षा, राज्यों की गतिविधियों का साप्ताहिक प्रतिवेदन, संसद समीक्षा और आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रसंग लेख सभी होते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान सामयिक विषयों पर रूपकों तथा प्रसंग लेखों की रचना करते हैं। सन 1966 में एम्फा ने हिंदी में भी रूपक सेवा प्रारंभ की, जो लोकप्रिय हुई है। हिंदी में भेजी जाने वाली अधिकांश सामग्री उसके अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद होती है, लेकिन बहुत कुछ मौलिक भी रहता है। हिंदी जगत की हलचल शीर्षक रूपक माला के अंतर्गत हिंदी जगत की गतिविधियों तथा मूर्धन्य साहित्यकारों के साक्षात्कार प्रस्तुत किए जाते हैं। इंडिया प्रेस एजेंसी तो सन 1957 में स्थापित इंडिया प्रेस एजेंसी पृष्ठभूमि युक्त व्याख्यात्मक विशिष्ट समाचार सेवा के अतिरिक्त नियमित साप्ताहिक तथा पाक्षिक रूपक सेवा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। इस सेवा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय गतिविधियों पर आधारित रूपकों के अतिरिक्त न्यू दिल्ली लेटर, इकोनॉमिक नोट्स, स्पोर्ट न्यूज लेटर, साइंस नोट्स, कल्चरल पैनोरमा तथा वीकली इंडस्ट्रियल रिलेशन लेटर शीर्ष से विशिष्ट सामग्री की पूर्ति नियमित रूप से की जाती है। पब्लिक सिंडिकेट तो यह सिंडिकेट सन 1951 में प्रारंभ हुई थी और हिंदी में रूपक तथा प्रसंग लेख की संपूर्ति करती है। सन 1961 से उर्दू, मराठी, कन्नड़, बांग्ला, मलयालम तथा गुजराती भाषाओं में भी रूपक की पूर्ति भाषाई पत्रों को करती है। उर्दू में रूपक की पूर्ति करने वाली संभवतः यह एकमात्र परिषद है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषय पर रूपक, प्रसंग लेख, छायाचित्र इत्यादि की पूर्ति करती है। इसके द्वारा प्रसारित रूपकों में विशिष्ट व्यक्तियों के पार्श्व चित्र, संसद समीक्षा, क्रीड़ा समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्यात्मक समीक्षा, साक्षात्कार रूपक, प्रदेशों की राजधानियों की चिट्ठियाँ इत्यादि उल्लेखनीय है। विदेशी परिषदों में एसोसिएट प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, इंटरनेशनल और किंग फीचर सिंडिकेट प्रमुख हैं। एसोसिएट प्रेस अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त एसोसिएट प्रेस सन 1948 में प्रस्थापित विश्व की प्रथम समाचार परिषद है। इसे न्यूयॉर्क के 6 समाचार पत्रों ने प्रारंभ किया था। यह समाचार वितरण की विश्व में सबसे बड़ी अविशद है। इसकी एक शाखा कार्यालय भारत में भी है। भारत में इसके समाचारों को वितरण UNI के माध्यम से होता है। यह समाचारों के अतिरिक्त रूपक, कार्टून, छायाचित्र रूपक की पूर्ति भी करती है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल तो यह समाचार अविशद की अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की है। इसकी एक शाखा सन 1943 में भारत में कार्यरत है और समाचारों के सिवाय यह 4 प्रमुख फीचर सिंडिकेट के कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप, रूपक इत्यादि का विवरण कार्य भी प्रस्तुत करता है। किंग फीचर सिंडिकेट तो यह विश्वविख्यात संस्था भी भारत के अनेक समाचार पत्रों को सभी प्रकार की रूपक सामग्री या दैनिक स्ट्रिप्ट, रविवारी, कॉमिक, कार्टून, पैनल, क्रॉसवर्ड इत्यादि की पूर्ति करती है। इसके जादूगर, मैंड्रेक, रिप, क्रिवी, पैंथम, फ्लैश गार्डन, मिक्की माउस जैसे कॉमिक तथा रिप्लेस इट, आर नॉट ट्रू लाइफ एडवेंचर कार्टून पैनल संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है। भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी रूपक विशेषतः हास्य,
चित्र को विशेष प्रमुखता प्राप्त होती है। समाचार पत्रों को अभिमत है कि यद्यपि परिषदों द्वारा दी गई सामग्री सामान्यतः हानिकारक सिद्ध नहीं हुई है, तथापि इस बात की संभावना है कि कुछ विदेशी हास्य चित्रावलियां बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव डाले। किसी कथा को व्यंग्य चित्रों के क्रम में प्रकाशित करना हमें आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है और हमें वह उपयोगी तकनीक प्रतीत होती है, लेकिन हमारा यह विचार है कि जिन कथाओं को धारावाहिक रूप दिया जाता है वे अवांछनीय होती हैं। उनमें से कुछ तो अपराध का गौरव बढ़ाती है, वह कुछ ऐसी पृष्ठभूमि के साथ जो भारत के लिए परकीय होती है तथा वह नैतिक मूल्यों के प्रति संभ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। इतना होने पर भी रूपक परिषद भी उपादेय को नकारा नहीं जा सकता है। उनका भविष्य उज्ज्वल है। समाचार पत्र आयोग के शब्दों में अभिषदों द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को एक साथ सामग्री की पूर्ति की जाने की बहुत संभावना है। ऐसे प्रयास की लागत अधिक होगी क्योंकि उपलब्ध सामग्री का सक्षम लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराना आवश्यक होगा। अभिषद के लिए यह संभव होगा कि वह प्रत्येक भाषा के कम से कम समाचार पत्र के साथ यह तय कर ले कि वे उसके रूपकों को प्रकाशित करेंगे। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र के शीर्षक की भूमिका की व्याख्या करते हुए शीर्षक तैयार करने की विधियों पर प्रकाश डालिए। संपादन कला में शीर्षक की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए शीर्षक की विविध विधियों का वर्णन कीजिए। संपादन कला में शीर्षकों के विभिन्न प्रकार तथा शीर्षक के आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। संपादन कला तथा अन्य किसी प्रकाशन सामग्री के लिए शीर्षक रचना महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि शीर्षक प्रत्येक लेख तथा समाचार की जान होता है। कुशल, सचेत और निपुण समाचार तैयार करने वाला ऐसा शीर्षक बनाता है जो आकर्षक होने के साथ साथ उत्प्रेरक या विश्वसनीय भी लगे। वास्तव में शीर्षक समाचार तथा किसी लेख आदि का निचोड़ होता है। एक आकर्षक शीर्षक पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए बाध्य कर देता है। कई बार तो शीर्षक को पढ़ते ही समाचार को पढ़े बिना नहीं रहा जा सकता है। समाचार पत्रों में शीर्षक तैयार करने के लिए प्राय कई विधियां हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिसमें आपका क्रॉस लाइन, विलोम सोपानी और पूर्णपाती और ड्रॉप लाइन आदि है। क्रॉस लाइन समाचार पत्र के कॉलम या मध्य भाग में लिखे गए किसी पंक्ति के लघु शीर्षक को क्रॉस लाइन कहते हैं। ड्रॉप लाइन, इसमें 2 या कभी कभी 3 पंक्तियां भी होती हैं। बाईं ओर से दाईं ओर को बढ़ाकर एक के बाद एक शब्द लिखे जाते हैं जो देखने में सीढ़ी नुमा दिखते हैं। इसे स्टेप पहाड़ भी कहते हैं। विलोम सोपानी, इस तरह शीर्षक की पंक्तियां बाईं ओर से शुरू होकर क्रमशः नीचे की ओर छोटी होती जाती हैं। पूर्णपाती, तो समाचार पत्रों में इसका प्रयोग अधिक रूप में होता है। शीर्षक के अक्षरों की संख्या एक कॉलम की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होती है। फ्लैश लेफ्ट, तो इसकी भी पंक्तियां बाईं ओर से प्रारंभ होती है, लेकिन दूसरी पंक्ति का क्रम निश्चित नहीं होता है। विलोम स्तूपी, पहली पंक्ति पूरे कॉलम की चौड़ाई में तथा दूसरी एवं तीसरी पंक्तियों के दोनों ओर स्थान छोड़ा जाता है। हेडिंग इंडेक्शन, तो इसमें पहली पंक्ति पूरे कॉलम में होती है, दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों को बाईं ओर से बराबर स्थान छोड़कर लिखा जाता है। स्क्वायर इंडेक्शन, तो पूरे कॉलम में फैले 3 या 4 पंक्तियों वाले शीर्षक को स्क्वायर इंडेक्शन कहा जाता है। कटी शीर्षक, तो युवती की कमर या डमरू की तरह के शीर्षक को कटी शीर्षक कहा जाता है। इसमें पहली और तीसरी पंक्तियां पूरी और दूसरी पंक्ति दोनों तरफ से छोटी होती है। ये शीर्षक आजकल अधिक प्रचलन में नहीं आते हैं। कपाली, तो मुख्य शीर्षक के ऊपर छोटे टाइप में दिए गए शीर्षक को कपाली शीर्षक कहते हैं। इस शीर्षक के नीचे एक लाइन भी डाल दी जाती है। पताका शीर्षक, पूरी चौड़ाई में सबसे मोटे मुद्रा अक्षर में दिया जाने वाला शीर्षक पताका या स्टीमर शीर्षक कहलाता है। आधारभूत सिद्धांत, तो समान आकार प्रकार के शीर्षकों का संतुलन। 48 पॉइंट का 2 पंक्तियां शीर्षक 72 पॉइंट के और 8 कॉलम शीर्षक से अधिक आकर्षक होते हैं। छोटे शीर्षकों का प्रयोग कम से कम करने से पृष्ठ अस्वच्छ दिखाई देता है। डैशों की भरमार भी नहीं होती है। कुछ पत्रों का यह नियम है कि किसी कॉलम में सबसे बड़ा शीर्षक ऊपर ही हो, उसके नीचे जितने भी शीर्षक हों वे लगातार छोटे होते जाएंगे। इस नियम का पालन करने का परिणाम यह हुआ कि पृष्ठ का ऊपरी भाग जहाँ बहुत भारी होता है और वहाँ पृष्ठ की कटी के नीचे उसका गठन हल्के से हल्का होकर बिल्कुल नीचे अतिशीघ्र हो जाता है। यह आवश्यक है कि ऊपर लिखे मुद्रा अक्षर वाले शीर्षक का समाचार
देकर उसके एकदम नीचे मोटे मुद्राक्षर का शीर्षक देना भद्दा दिखाई देता है, परंतु एक दो समाचार हल्के मुद्राक्षर में देकर नीचे मोटे मुद्राक्षर का शीर्ष दे देना चाहिए। बॉक्स के नीचे हल्के मुद्राक्षर का शीर्षक सुंदर नहीं दिखाई देता है। समान मोटाई और आकार प्रकार में दिए गए शीर्षक के आसपास अगल बगल के कॉलम में शीर्षक न दिया जाए। समान रूप से शीर्षकों के बीच में भिन्न रूप रंग का शीर्षक देना आकर्षक होता है। काला पाइका में बना एक कॉलम बॉक्स दो कॉलम चित्र को संतुलित कर सकता है। काला पाइका का दो कॉलम बॉक्स दो कॉलम समाचार से कुछ हल्का बैठता है। साधारण पाइका में बना दो कॉलम बॉक्स एक कॉलम चित्र के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र के पृष्ठ विन्यास की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो पृष्ठ विन्यास तथा पृष्ठ वर्गीकरण। तो समाचार पत्र के पृष्ठों तथा पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों का वर्गीकरण उनकी अपनी एक निर्धारित नीति के अनुसार होता है। प्रश्नों का यह वर्गीकरण सदैव नहीं बदलता। इसके संबंध में संपादकीय और व्यवस्थापक विभाग के अधिकारी समय समय पर विचार विमर्श करके नीति निश्चित कर लेते हैं। विशेष कठिनाई का अनुभव अथवा आवश्यकता न पड़ने पर पुराना वर्गीकरण लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है। समाचार पत्र के पृष्ठों के अनुसार विभिन्न प्रकार के समाचारों को अमुक अमुक पृष्ठों पर देने की नीति निश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि समाचार पत्र 8 पृष्ठ का है और प्रत्येक पृष्ठ 8 कॉलम में विभाजित है। प्रथम पृष्ठ पर उस दिन के अति महत्वपूर्ण समाचारों को स्थान देना निश्चित किया गया है। अधिकतर यही होता है कि प्रथम पृष्ठ महत्वपूर्ण और अद्यतन समाचारों और चित्रों के लिए निर्धारित होता है, परंतु यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। अंग्रेजी के कुछ ऐसे पत्र हैं जो प्रथम पृष्ठ पर समाचार देते ही नहीं। प्रथम पृष्ठ को महत्वपूर्ण विज्ञापनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। प्रथम पृष्ठ के विज्ञापनों से पत्र की अच्छी आय होती है। भारत में हिंदू और ब्रिटेन में टाइम्स पत्र प्रारंभ से ही प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन देते हैं, परंतु अब इन दोनों पत्रों ने भी प्रथम पृष्ठ पर पूरी तरह समाचार देना आरंभ कर दिया है। वस्तुतः सभी पत्र अपने प्रथम पृष्ठ को विशेष और नवीनतम समाचारों से सजाते हैं, क्योंकि पाठक समाचार पत्रों को समाचारों के लिए ही खरीदता है। प्राथमिकता समाचार को दी जाती है, न कि विज्ञापनों को। अतः यह उचित ही जान पड़ता है कि प्रथम पृष्ठ पर श्रेष्ठ, नवीन और महत्वपूर्ण समाचारों को स्थान दिया जाए। द्वितीय पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक यह निश्चित कर लेना उचित है कि किस पृष्ठ पर किस प्रकार के समाचारों को प्रकाशित किया जाता है, जैसे स्थानीय समाचार, देश समाचार, विदेशी समाचार, डाक, प्रांतों की चिट्ठियाँ, व्यापार समाचार, खेल, फिल्म, महिलाओं से संबंधित समाचार, बच्चों के समाचार, रेडियो, रेलवे, बमों, विमानों, जहाज़ों आदि की समय सारणियाँ, अदालती मामले, हास्य, व्यंग, कार्टून चित्र आदि इस प्रकार के उचित। अधिकांश समाचार पत्र समाचार देने के साथ साथ पाठक के विचारों की पृष्ठभूमि बनाने के लिए संपादकीय लेख, छोटी छोटी टिप्पणियाँ और समसामयिक लेख आदि देते हैं। इस प्रकार की विचार सामग्री को सदैव एक ही पृष्ठ पर सजाया जाता है। इस पृष्ठ पर संपादकीय लेख प्रकाशित होता है, इसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। पृष्ठों का निश्चित वर्गीकरण कर लेने से संपादकीय विभाग, कंपोज विभाग तथा पृष्ठ निर्माण विभाग तथा छपाई विभाग के लोगों को बड़ी सुविधा का अनुभव होता है। इससे पाठकों को भी बड़ी सुविधा होती है। वे वर्गीकृत समाचारों से अपनी रुचि और काम के समाचारों को तुरंत निश्चित कर पृष्ठ पर प्राप्त कर लेते हैं। समाचारों का विशेष पृष्ठों के लिए वर्गीकरण करते समय संपादन और प्रेस की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न रुचि और वय के पाठकों का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। पाठकों में प्रमुख 3 वर्ग हैं, पुरुष, महिला और बालक। किसी घर में जब समाचार पत्र पहुंचता है तो उस परिवार के पाठक अपनी अपनी रुचि और व्यय के अनुसार अपने अपने पृष्ठ को सर्वप्रथम पढ़ने में ललायत रहते हैं। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि खेलकूद और महिलाओं के पृष्ठ इस प्रकार रखे जाएं कि उनके पाठकों को पृष्ठों का बंटवारा करने में कम से कम अड़चन हो। अन्य पृष्ठ तो प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन कम होता है, अतः उसे अपनी रुचि के अनुसार सजाना अधिक सरल है। भीतर के पृष्ठ पत्र की लोकप्रियता अथवा साप्ताहिक विशेष दिन के अनुसार विज्ञापनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। साथ ही यह भी कहना कठिन है कि किस पृष्ठ पर कितना विज्ञापन होगा। बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन बिल्कुल अलग होता है और दिन के छोर पर ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक पृष्ठ पर विज्ञापन की स्थिति क्या है। विभिन्न पृष्ठों पर कितना और कैसा विज्ञापन है, इसका ब्यौरा विज्ञापन विभाग समाचार पत्र का नकली रूप बनाकर संपादकीय विभाग को भेज देता है। उस डमी से ज्ञात हो जाता है कि विज्ञापन को छोड़कर किस पृष्ठ पर कितनी पठनीय सामग्री समा सकती है। उस समाचार सामग्री का रूप पृष्ठ पर विज्ञापन के आकार प्रकार को देखकर ही गठित किया जाता है।
यदि अंदर के पृष्ठ पर विज्ञापन कम है और ऊपरी का काफ़ी भाग समाचारों के लिए प्राप्त है तो उसे प्रश्न पृष्ठ की तरह सजाना चाहिए। ऊपर 2 अथवा 3 कॉलम, 2 कॉलम बीच में छोटे मोटे टाइप के एक कॉलम, 1 अथवा 2 बॉक्स, बीच के भाग को 2 कटवा, 2 शेषांक या टूट। तो प्रथम पृष्ठ के समाचारों को शेषांक अन्य पृष्ठों पर ले जाया जाए अथवा नहीं और ले जाया जाए तो इस किस पृष्ठ पर? यह प्रश्न भी पत्र नीति से संबंधित है। आरंभ से समाचार पत्र संपूर्ण समाचार को एक साथ एक ही पृष्ठ पर पूरा कर देने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि पाठक प्रत्येक समाचार आदि से अंत तक एक साथ ही पढ़ना चाहता है और आधा समाचार पढ़ने के बाद किसी अन्य पृष्ठ को खोलकर उसमें ढूंढकर शेष आधा समाचार पढ़ने के लिए कहना पाठक के साथ अन्याय है। मगर साज सज्जा के विकास के साथ ही लंबे समाचार को पूरा का पूरा प्रथम पृष्ठ पर छापना कठिन हो गया है। इसका एक कारण तो यह था कि प्रत्येक समाचार पत्र अपने प्रथम पृष्ठ पर अधिक से अधिक समाचार देना चाहते थे। यदि एक ही समाचार 2 या 3 कॉलम स्थान घेर लेता तो बाकी महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। कभी कभी साज सज्जा संबंधी आवश्यकता से बाध्य होकर भी लंबे समाचार को तोड़ना पड़ता है। वही मंजूषा अथवा बॉक्स तो किसी समाचार को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए अनेक समाचार पत्र उसे मंजूषा अथवा बॉक्स में देना पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि वह समाचार जिसके चारों तरफ बॉर्डर लगी हो, बॉर्डर चारों तरफ होने के कारण ये समाचार शीघ्र ध्यान आकर्षित करते हैं। प्राय मनोरंजक अथवा विचित्र किस्म के समाचार बॉक्स में दिए जाते हैं। बॉक्स में दिए गए समाचार पृष्ठों को आकर्षक बनाने में काफ़ी सहायक होते हैं। फोटो या चित्र तो जिस चित्र समाचार पत्र को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रथम पृष्ठ भी इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यूं तो अखबार के हर पृष्ठ पर एक नया एक से अधिक चित्र देने का प्रयत्न किया जाता है। यह चित्र किसी समाचार से संबंधित भी हो सकता है और अपने आप में ही एक समाचार भी हो सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी संचार माध्यमों ने क्रांति कर दी है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो संचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, पत्रक, कंप्यूटर, अंतरिक्ष पत्रकारिता आदि को शामिल किया जा सकता है। आज पत्रकारिता के आधुनिकतम परिवेश में इन सभी का विशेष महत्व है। ये संचार माध्यम हमारी संस्कृति के वाहन हैं। ये कलात्मक रुचियों के परिष्करण का मंत्र हैं। ये राष्ट्रीय एकता की अक्षुण्णता के संरक्षक हैं तथा जीवन मूल्यों, नैतिक परिमाणों और महान आदर्शों के संवर्धक हैं। आधुनिक जीवन की जीवंतता, समृद्धि, शोभा एवं अर्थवत्ता इन्हीं संचार माध्यमों पर अवलंबित है। आकाशवाणी पत्रकारिता एक विशिष्ट कला है जो समाचार पत्रकारिता से अनेक रूपों में भिन्न है। जहाँ समाचार पत्र मुद्रित शब्दों पर आधारित हैं वहाँ आकाशवाणी ध्वनि पर आश्रित है तथा जहाँ समाचार पत्रकारिता सर्वदा स्वतंत्र है वहाँ आकाशवाणी में समय सीमा और स्थान निर्धारित होते हैं। वहीं भारतवर्ष में संचार माध्यमों के स्वायत्त नियम द्वारा संचालित होने के प्रश्न पर अत्यंत लंबी चौड़ी बहस हुई है, लेकिन स्थिति पूर्ववत ही है। साथ ही दूरदर्शन पत्रकारिता तो दूरदर्शन सुदूर स्थित किसी दृश्य, घटना अथवा वस्तु का हूबहू दर्शन है। अपनी गुणवत्ता, उपयोगिता एवं लोकप्रियता के कारण इसने समस्त संचार माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। आकाशवाणी में समाचार को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक तुरंत संप्रेषित करने की सुविधा अवश्य थी, लेकिन समाचार का संक्षिप्तीकरण, समय सीमा निर्धारण और केवल समाचार प्रसार जैसी कमियों के कारण आकाशवाणी पूर्ण होकर भी अपूर्ण था। इस स्थिति में दूरदर्शन जैसे एक महान क्रांति का उद्घोष साबित हुआ जिसने आकाशवाणी की कमियों एवं सीमाओं का परिहार किया। वीडियो पत्रकारिता तो संपूर्ण बुद्धिजीवी जगत को वीडियो क्रांति ने अत्यंत आकर्षित किया। इंडियन बुक हाउस ने वीडियो कैमरे पर एक पत्रिका मूवी वीडियो का प्रकाशन सन 1988 में प्रारंभ किया। साथ ही अंतरिक्ष पत्रकारिता तो आज उपग्रह, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के परिणाम स्वरूप संवादों के संप्रेषण में अद्भुत चमत्कार हुआ है। सर्वप्रथम बाहुबल तथा तदंतर भाप की शक्ति, तेल शक्ति और आज आणविक उपग्रह शक्ति के फलस्वरूप विस्मयकारी संचार उपकरणों का विकास हो चुका है। इन्हीं उपकरणों से समाचार संकलन, संपादन, मुद्रण, प्रति संशोधन तथा प्रकाशन के क्षेत्र में हो रहे अनेक नवीन आविष्कारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र की काया पलट दी है। उपग्रहों के कारण एक ही पत्र के कई संस्करण विभिन्न नगरों से एक साथ प्रकाशित हो सकते हैं। वहीं
फिल्म पत्रकारिता। तो फिल्म पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं में सैकड़ों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यही नहीं, लगभग प्रत्येक समाचार पत्र में फिल्मी समाचारों के लिए स्थान निर्धारित होता है। फिल्म जगत से संबंध अनेक विज्ञापन भी समय समय पर पत्रकारों के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। आकाशवाणी में भी फिल्मी जगत से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। प्राय चित्रपट, संगीत, सुगम संगीत, महफिल, मनभावन, छाया गीत जैसे कार्यक्रमों के प्रसारण आकाशवाणी से सुने जाते हैं। फिल्म पत्रकारिता को अग्रसर करने में दूरदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दूरदर्शन के भी गीत बहार, चित्रहार, रंगोली आदि कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर ही आधारित हैं। सप्ताह में कितनी ही फीचर फिल्मों का प्रसारण और फिल्म जगत से संबंध समारोह का प्रदर्शन होता है। खेल पत्रिका। तो खेल पत्रिका के विकास में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र भी इस दिशा में अपने खेल पृष्ठ को खेल के मैदान से खेल के खिलाड़ी, खेल के समाचार, खेल कूद जैसे शीर्षकों से प्रकाशित करते हैं। फोटो पत्रिका। तो फोटो के माध्यम से समाचारों के प्रसारण की शुरुआत 1882 में इलस्ट्रेट लंदन न्यूज द्वारा संपादन की गई थी। फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अति आवश्यक है कि चित्र सांस्कृतिक वैभिन्न के द्योतक हों। आज भी ग्रामीण एवं आदिवासी जीवन के चित्र अधिक प्रिय हैं। इन लोगों की स्थिति का गहन अध्ययन एवं निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। वहीं चित्र पत्रिकाओं में आकर्षक का केंद्र बनती हैं, जिसमें दलितों और विजड़तियों की पीड़ाओं की गूंज हो। जिन चित्रों में लंबी यात्रा से उत्पन्न लेखकीय अनुभव को हो, जिसमें सांस्कृतिक आंदोलन को अग्रसर करने की क्षमता हो, वही पत्रिकाओं के समाचार प्रसारण में उपयुक्त होते हैं। फोटो पत्रकारिता के अंतर्गत संपादक और फोटो पत्रकार के मध्य संगीत का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव विकास पर, वहीं पर हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत में पत्रकारिता का शुभारंभ छापे खाने स्थापित होने के बाद माना जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी विलियम बोल्ट ने इस ओर विशेष प्रयत्न किए। उन्होंने सन 1768 में कलकत्ता